अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पिछले साल 2022 इसी हफ्ते मैं अपने पुरखों के इलाके सौराष्ट्र जो गुजरात में था और मेरी ज़िंदगी का वो यादगार तरीन हफ्ता था, वीक था। इसकी वजह यह है कि मेरी जो दो बड़ी ख्वाहिशें थीं, एक अपने पुरखों का गांव देखने की और एक अपने पुरखों का मंदिर सोमनाथ जी के दर्शन की। वो दोनों ख्वाहिशें इसी हफ्ते में पूरी हुई थीं। मैं जयपुर से फ़्लाइट लेके अहमदाबाद गया। अहमदाबाद पे निखिल त्रिवेदी जी मुंबई से आए थे मुझे लेने के लिए और फिर हम रवां हुए। पहले राजकोट में रात रुके और फिर राजकोट से सुबह सवेरे निकल के मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट पे काठियावाड़ी खाना खाया। बचपन से काठियावाड़ी खाना खाते थे, ज़ाहिर हमारे घर का खाना था वो, लेकिन वो रेस्टोरेंट में खाने का जो मज़ा था, और फिर जब वहाँ से गाड़ी चली तो दिल की धड़कनें काबू में नहीं थीं। और मैंने ड्राइवर को ये बोला था कि जहाँ भी पहला बोर्ड नज़र आए आजक मेरे गांव का कि इतने किलोमीटर रह गए तो मुझे वो जगह पे रोकना। और इस तरह एक अजीब सी कैफियत लिए मैं अपने गांव की तरफ गया। फिर अपने गांव में मैंने जो स्वागत देखा, जो अपने पुरखों की खुशबू मुझे उधर आई, उस मट्टी की मोहब्बत मुझे मिली, वहाँ के लोगों में बैठ के मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर अपने परिवार में आ गया हूँ। ऐसी फीलिंग आप यकीन माने मेरे कराची में भी नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अपने परिवार की गोद में बैठा हूँ और अपने लोगों में बैठा हूँ। वो चौराहे पे जब मैं दरख्त के नीचे बैठा था प्रफुल्ल मिश्रा जी के साथ, जो कि वहाँ पे गांव के बड़े हैं, तो बच्चे वहाँ पे बैठे थे और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पुरखों की आत्माएं उधर घूम रही हैं। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे ऊपर के जितने हैं, इवन मेरे पिताजी 12 साल के थे जब वहाँ से माइग्रेट किया था, वो भी उसी चौराहे पे उसी दरख्त के नीचे बैठे होंगे। उस गांव की एक एक ज़र्रे ज़र्रे से मुझे मोहब्बत और अपने माँ की आगोश मिली। मैं आज के अपने उन लोगों का जो मुझ पे एहसान है कि जो उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे मान सम्मान दिया, मैं बता नहीं सकता कि मैं कभी भूलूंगा नहीं ये। और फिर वहाँ से रात जो गुजारी मैंने उसी गांव के एक घर में, एक हमदर्द ने हमारे लिए वहाँ पे बिस्तर का इंतज़ाम किया था। वो गांव, वो घर, वो हवाएं, मैं बता नहीं सकता कि आज भी मेरे अंदर रूह की गहराई तक मौजूद हैं। फिर सुबह वहाँ से उठ के एक तगड़ा सा नाश्ता कराया गया हमें। उस गांव वालों ने बहुत ही 50 किस्म की डिशें और इतना खिलाया कि मैं बस यहाँ तक फुल हो गया। और फिर इसके बाद हम रवाना हुए सोमनाथ जी की तरफ। अगेन मेरे दिल की धड़कन मैं बता नहीं सकता कि इतनी तेज़ हो गई थी। मैं अंदर से एक अजीब सी कैफियत मेरी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस गांव से लोग घोड़ों पे, ऊँटों पे बैठ के, मेरे पुरखों के लोग इसी मंदिर की तरफ आते होंगे सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले से। और आज कई सौ साल बाद, क्योंकि फिर हमारे लोग मुसलमान हो गए थे तो ऑब्वियसली वो लोग जाते नहीं होंगे इस मंदिर में, तो कई सौ साल बाद अपने पुरखों की उस परंपरा को, उस वचन को जो सोमनाथ जी के साथ था, वो पूरा करने के लिए मैं जा रहा था उस गांव की तरफ। और मैं उस गांव में गया, उस मंदिर में गया, और उस मंदिर के अंदर जाते हुए फिर एक अजीब सी रुएं से एक कांप रहा था मैं सोमनाथ जी के सामने जाते हुए। और बस बेसाख्ता वहाँ जाके मेरा सर झुक गया, मेरी आवाज़ बंद हो गई, मुझसे कुछ बोला नहीं गया। मैं जब सोमनाथ पहुँचा तो मुझे फ़ोन आया, हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं मुंबई में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आरिफ भाई, आपका पता चला कि आप मुंबई से, आप लंदन से आए हैं सोमनाथ जी के दर्शन को। तो हम तो इंडिया में रह के आज तक नहीं गए, तो मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी बहन, अपनी बीवी के साथ आया हूँ
और आपके साथ हम ये दर्शन करेंगे। तो उस परिवार के साथ, निखिल भाई के साथ और मेरे साथ मुसलमान हमारे गांव के जो थे तनवीर, वो हम सब गए। और जब हम मंदिर के अंदर, ज़ाहिर इतनी लंबी भीड़ होती है, इतनी लंबी लाइन होती है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो रुकने नहीं दिया। फिर भी मैं मुड़ के वापस उधर एक कोने में खड़ा होकर सर झुकाए सोमनाथ जी से बातें कर रहा था। और मैं शिव जी को यही कह रहा था कि क्या खेल हो गए हैं कि हमारे लोग तितर बितर हो गए, हमारे लोग अपने असलियत से निकल गए, कहीं और गुम हो गए, और कहाँ आगे का रास्ता भी समझ नहीं आता, और कोई रास्ता दिखाएं। और इस तरह मैं वहाँ पे काफ़ी देर बातें करता रहा, कोने में खड़ा हो के। हमारे साथ के लोग तकरीबन बाहर चले गए थे, मेरा वहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। और निखिल भाई का कल फ़ोन आया तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार बड़ा अफसोस होता है कि मैं इतना सोमनाथ जी के पास 1 घंटा भी नहीं रुक सका। तो उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ पे बड़े मंदिरों में ऐसा ही होता है, और सोमनाथ तो एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे 1 दिन काफ़ी है। मैंने कहा नहीं यार, अब की मैं गया तो मैं कम से कम 2-2, 3-3 दिन कम से कम ऐसी जगहों पे रुकूंगा। वहाँ की एक एक गली देखना चाह रहा हूँ, वहाँ के लोगों को देखना चाह रहा हूँ, वहाँ का रहन सहन देखना चाह रहा हूँ। मैं तो अपनी माँ की जो बर्थ प्लेस थी, हम सोमनाथ जी के पास से हो के बाटवा गए, मेरी माँ की बर्थ प्लेस पे। बाटवा में हम मुश्किल 2 घंटे रुके। अब बाटवा एक अच्छा खासा टाउन है, वहाँ के लोगों ने बड़ा मान दिया जब पता चला कि मैं अपनी माँ के उसमें आया हूँ गांव में, शहर में। तो वो मुझे मोटरसाइकिल पे लेके गली गली घुमाते रहे, दिखाते रहे कि ये देखो ये मेमन फैमिली थी, बड़ी अमीर थी, ये इसकी हवेली है, ये इसका घर है। लेकिन अब वो स्कूटर पे बैठे बैठे वो चीज़ें देखना दिल नहीं, मज़ा नहीं आया। तो ये है कि दिल करता है कि गुजरात में कम से कम 2 हफ्ते आदमी रहे और वहाँ की एक एक चीज़ देखे। इसी तरह कई जगहें हैं, अब जैसे काशी जा नहीं गया मैं, लेकिन काशी जाऊँगा तो कम से कम 3-4 दिन तो रुकूंगा कि वो इतना हिस्टोरिकल शहर, और वहाँ पे रुकना बनता है। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के हवाले से। लास्ट वीक, बल्कि काफ़ी हफ्तों से एक औरत चीख रही थी कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे बलूचिस्तान के सरदार के पास जेल में, उसकी प्राइवेट जेल में बंद हैं, और मेरे बच्चों को वहाँ से रहा कराया जाए। अब ये जो आपको पता है कि पाकिस्तान में सिंध के जो वडेरे हैं, जागीरदार, और बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, वो बलूचिस्तान में 3-4 सरदार हैं जो आर्मी के डिक्टेशन पे नहीं चलते। बाकी जो सारे सरदार हैं वो आर्मी के कंट्रोल में हैं, और और सिंध के जो जागीरदार हैं वो सारे आर्मी के हिसाब किताब में हैं। तो इन लोगों के पास प्राइवेट जेलें हैं, और इन लोगों के जिसके पास, किसी सरदार के पास 100 गांव हैं उसके कंट्रोल में, एक जागीरदार के पास 200 गांव है उसके कंट्रोल में, वो सारे लोग जो उन गांव में रहते हैं वो उसके गुलाम हैं और उसकी बॉन्डेड लेबर करते हैं, उसकी खेती में, उसकी ज़मीनों पे, उसके घरों में, हर जगह। और प्राइवेट जेलों का मामला पाकिस्तान में बहुत पुराना है, काफ़ी अरसे से इसके बारे में शोर मचाते रहते हैं। मुझे तो 25 साल हो गए, मैं यूएन में भी कई बार इस स्पीच में बता चुका हूँ इन प्राइवेट जेलों के बारे में। तो अब्दुल रहमान खैतरान, जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी है, उसके बारे में जब एक औरत ने कहा तो उसने, खैतरान ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, झूठ है, खबर, मेरे को बदनाम किया जा रहा है और मेरा बेटा इस साजिश में है ताकि वो मेरी जगह सरदार बन जाए वगैरह वगैरह। फिर बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो फिर पुलिस ने छापा मारा तो नहीं, फिर उसी दौरान क्या हुआ कि उसी इलाके के कुएं में से एक औरत और 2 लड़कों की लाश मिली। तो बताया गया कि ये औरत है ना, वही मोहम्मद खान मरी की बीवी है, जिसके बारे में इतने अरसे से शोर था कि ये अब्दुल रहमान खैतरान की जेल में हो और ये इसके बेटे हैं। अब उनकी लाशें मोहम्मद खान मरी को दी गई, तो फिर पुलिस ने छापा मारा। जब छापा मारा तो उसकी प्राइवेट जेल से काफ़ी लोग निकले, जिसमें से
मोहम्मद खान मरी, जिसकी बीवी का बताया गया था कि मर गई है, कुएं में लाश मिली है, उसकी बीवी निकल आई उधर से जिंदा, और उसके बेटे भी निकले। अब वो सवाल ये है कि उस कुएं में किसकी लाश थी, और किस मतलब 3 लाशें जो निकली हैं, औरत और 2 लड़कों की, वो किन की लाशें थी, वो अभी सवाल अधूरा है, उसका जवाब नहीं मिला। दूसरा, इतने सारे लोग इनकी प्राइवेट जेलों से निकले, उसके बारे में खैतरान को क्या किया गया है। और वो जो खान मोहम्मद मरी है, उसके और 5 बच्चे हैं जो अभी भी अब्दुल रहमान खैतरान की कैद में हैं, प्राइवेट जेल में हैं। बड़ी बेटी बारखान में इसका जो घर है उसमें, और बेटे कोयटा वाले घर में मौजूद हैं, जिसके प्रूफ मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको रिहा नहीं कराया जा सका। और सरदार इन सब लोगों से बॉन्डेड लेबर कराता है, ज़बरदस्ती नौकरी जो काम करवाता है, और वो सरदार के घरों में गुलामों की ज़िंदगी गुजारते हैं। जंजीरों में बैठ के बांध के इनको काम कराया जाता है, और फिर रात को बंद कर दिया जाता है, और लिमिटेड खाना दिया जाता है। ये पाकिस्तान की प्राइवेट जेलों का हाल है, जहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह से सरकार वहाँ पे अय्याशियाँ कर रही है, आम आदमी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के अंदरूनी इलाकों में हालात वो हैं कि पुराने ज़माने में जब 1400 साल पहले ग़ुलामों की जो ज़िंदगी होती थी, वो आज गुजारी जा रही है। आर्मी ने गिरा नाज, जो कि मोहम्मद खान मरी की बीवी है, जिसको खैतरान की प्राइवेट जेल से निकाला, उसको चादर ओढ़ा रहे हैं और ऐसे शो कर रहे हैं जैसे उनको बलोचों से बहुत हमदर्दी है। हमल बलोच नामी एक औरत को घर में घुस के इन्होंने 3 हफ्ते पहले उठाया था, अब तक उसका अता पता नहीं है, ना किसी कोर्ट में पेश किया है, ना कुछ है। पीटीआई के लोग उठाते हैं, फौरन हॉस्पिटलों में, कोर्टों में 3 दिन बाद कोर्ट छोड़ भी दे देती है। लेकिन इन लोगों का हाल ये है कि कहीं उठा के ले जाते हैं, पूछते नहीं हैं। ये अब्दुल रहमान खैतरान आर्मी का राइट हैंड आदमी है, और इसको ज़ाहिर है बलूचिस्तान में किसको मिनिस्टर बनाया जाता है, उसी को, जो कि आर्मी का एजेंट होता है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा अगर सोशल सिस्टम की पाकिस्तान की बात की जाए, तो आम आदमी इतना जहालत की मंडी पे पहुंच चुका है कि एक आदमी ने अपने 24 साल के बेटे को सर पे हथौड़ा मार के सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो नमाज के लिए नहीं गया। रोज़ उसको कहता था कि नमाज सुबह टाइम पे पढ़ा करो, फजर की नमाज मस्जिद में जाके उठ के पढ़ा करो। एक दिन वो नमाज पढ़ के आया तो देखा कि बेटा अभी तक सो रहा है, तो उसके बेटे को नींद में ही हथौड़ा मार दिया और वो जान से चला गया। अब उसको उठा के ले गए, लेकिन आपको पता है ऐसे केसेस में पाकिस्तान में सज़ाएं कहाँ होती हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर ये है कि हमारे जब माइनॉरिटीज़ की और ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की ही बात आई है, तो ये एक ख़बर है कि एक लड़की हिंदू को गिरफ्तार अगवा किया गया, और फिर इसको 2 महीने तक रेप करते रहे, और फिर उसी रेपिस्ट के साथ उसको ज़बरदस्ती मुसलमान करके शादी कर दी गई। इसकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत हंगामा हुआ, तो उस लड़की को कोर्ट में पेश किया गया। लड़की ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि इसने मुझे अगवा किया था, और इसने मेरा 2 महीने तक बलात्कार किया है, और मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान करके मुझे इसके साथ शादी कर दी गई है। मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने दिया जाए। कोर्ट का फैसला ये था कि जो रेपिस्ट है उसको आज़ाद करो, बाइज्जत बरी, और ये लड़की तो अब मुसलमान हो गई है, तो अब वो वापस हिंदू नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का ये हाल है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम किया फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर। आप फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर करेंगे, और जो खुद फोर्स्ड कन्वर्जन के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं, क्या उनको बुलाएंगे तकरीर करने के लिए? इन्होंने मियाँ मिट्ठू को बुलाया, और उससे कोई सवाल नहीं किए गए कि ये क्यों करते हो, कैसे करते हो। इसको तकरीर का मौका दिया, और उसने कहा कि इस्लाम की रोशनी फैल रही है, और जिस काफिर का दिल इस्लाम की रोशनी से रोशन हो जाता है, वो इस्लाम की तरफ आता है। हम किसी को ज़बरदस्ती
मुसलमान नहीं कर रहे। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी बात हो जाए टेररिज्म की, तो ये पाकिस्तान के नामी गिरामी टेररिस्ट हैं मौलवी अब्दुल अजीज़, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का खतीब, टीटीपी का पाकिस्तान में नुमाइंदा अब्दुल रहमान लखवी, जालंधरी, हाफिज सईद, ये सब दुनिया के माने हुए टेररिस्ट हैं। यूएन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, एफबीआई, इंडियन अथॉरिटीज, हर जगह ये टॉप वांटेड लिस्ट हैं। ये पाकिस्तान में आज़ादी से घूम रहे हैं। अभी हाफिज सईद के बारे में किसी ने बताया कि इसने पिछले साल के एंड में 2 हिंदू ख़ानदानों को मुसलमान किया। हमारा सवाल ये है कि एफएटीएफ को पिछले 1 साल से ये फाइल दे रहे हैं कि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है। तो एक आदमी जेल में है तो 2 हिंदू ख़ानदानों को मुसलमान कैसे किया? ये हम भी कहते आ रहे हैं कि ये खाली पेपरों में जेल में है, इसको फुल ट्रेनिंग कैंपों में बिठाया गया है जहाँ से ये ट्रेनिंग दे रहा है। आज आप जो इंडिया में खालिस्तान, कश्मीर जो मामला देख रहे हैं, ये सब ये लोग कर रहे हैं। अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल, ग्वांतानामो बे जेल है ना, वो 9/11 के बाद जब अफ़गानिस्तान में हमला किया तो अमेरिका ने, तो अमेरिका वहाँ से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो अलकायदा और तालिबान के टेररिस्ट लाती थी ना, वो रखने का उनको मसला था। क्योंकि अगर उनको वो अमेरिका की ज़मीन पे लेके आए ना तो अमेरिकन लॉ अप्लीकेबल होते हैं, फिर वही कोर्ट कचहरी और प्रूफ और ये सब चीज़ें, और फिर ज़्यादातर जैसे यहाँ लंदन में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, वहाँ से भी यही होता। तो जॉर्ज बुश ने एक क्यूबा जो मुल्क है ना, जजीरा है, उसके पास एक छोटा सा इलाका अमेरिका का फौजी अड्डा था, जो क्यूबा से उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने रखा हुआ था अपने पास। तो उन्होंने, चूंकि वहाँ पे अमेरिकन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ पे एक जेल बनाई गई और बड़ी इंसानियत। ठीक है, ये टेररिस्ट है, सब कुछ थे, लेकिन ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल ही अमेरिकन के पास से नहीं गुजरी। तो अमेरिका ने वहाँ पे जेल बना के वहाँ पे लोगों को रखा हुआ है। तो पहले तो सैकड़ों लोग थे, अब कभी कभी 2-3 लोग छोड़ दिए जाते हैं। इसमें कराची से गिरफ्तार होने वाले 2 भाइयों को वहाँ से छोड़ा गया और वो वापस पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। अब ग्वांतानामो बे की जेल में 32 कैदी रह गए हैं और बाइडेन ने कहा है कि मैं ये जेल ख़त्म कर दूंगा, लेट्स सी कब होती है। पाकिस्तान में कराची में एक मसला है, आपको पता है, ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे टूटी फूटी बसें हैं जो कि अफ़गान लोगों के हाथों में है। ज़ियाउल हक के ज़माने से, जब हम छोटे छोटे थे, हमने ये वाली मिनी बसें कहलाती हैं, ये वाली मिनी बसें कभी कराची में नहीं देखी। कराची में सरकार की चलने वाली बसें होती थीं, कुछ प्राइवेट बसें थीं जो मुहाजिर लोग चलाते थे, और कराची सर्कुलर ट्रेन थी। लेकिन फिर अफ़गान मुहाजिर ज़ियाउल हक के ज़माने में आए तो उन्होंने ये छोटी बसें इंट्रोड्यूस कराईं और फिर उन्होंने ऐसी बदमाशी मचाई कि कराची की जो प्राइवेट बसें थीं वो ख़त्म, सरकारी बसें केटीएससी की कहलाती थीं, कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो ख़त्म, कराची सर्कुलर ट्रेन ख़त्म, ताकि वो मोनोपोली अपनी हेजेमनी कायम रख सकें। और तब से आज तक कराची में और कोई ट्रांसपोर्ट को इन्होंने चलने नहीं दिया कभी भी। जब भी कोई इलेक्ट्रिक बस या सरकारी बस इंट्रोड्यूस कराई जाती है वो उसको तबाह कर देते हैं। मैं जब कराची में मेयर के पीरियड में 2 साल रहा तो इस इशू को बहुत क्लोजली वॉच किया था और ये बताया गया था कि ये एक माफिया है और ये ट्रांसपोर्ट माफिया पाकिस्तान कराची में किसी भी माफिया ट्रांसपोर्ट को चलने नहीं देंगे। तो अभी इन्होंने ग्रीन लाइन बस शुरू की सरकार ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, और 100 बसें चाइना से मंगवा के चलवाई। अब वो जाहिर है अगर ये कामयाब हो जाएंगी और ज़्यादा चलेंगी तो फिर उन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया का क्या होगा, अफ़गान ट्रांसपोर्ट माफिया का। तो उन्होंने इसको तोड़ना फोड़ना शुरू किया और उस पर फायरिंग करके एक बस के ऊपर फायरिंग की गई और इस तरह उनके ड्राइवरों को धमकाया जाता है और ये एक सिलसिला
चल रहा है पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि एक आदमी है बशीर अहमद पीर, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का कमांडर है और पाकिस्तान के कपवाड़ा इलाके का रहने वाला है। ये अभी अफ़गानिस्तान में, सॉरी, दो खबरें मिक्स कर रहा हूँ। एक आदमी है इजाज़ अहमद आहंगर, इसको अबू उस्मान अल कश्मीरी भी कहते हैं। उसको अफ़गानी तालिबानों ने मार दिया। ये अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ था। एक तरह से आप देखें कि अफ़गानी तालिबान और इंडिया का अब एक अच्छा सिस्टम चल पड़ा है। तो इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर इजाज़ अहमद आहंगर को रिक्रूटमेंट चीफ बताया था टेरर ऑर्गेनाइजेशन ISIS का, जो जम्मू कश्मीर से टेररिस्टों को रिक्रूट करती थी और उनके ज़रिए टेररिज्म करवाती थी। उसको अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मार दिया है। इसके अलावा एक और आदमी है हिज़्बुल कमांडर बशीर अहमद पीर, कश्मीर से, वो पाकिस्तान में रावलपिंडी में मारा गया। वो कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके का था, लेकिन 15 साल से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में छुपा हुआ था, पाकिस्तान की सरकार का मेहमान था और वहाँ से टेररिज्म के लिए रिक्रूटमेंट करके लोगों को ट्रेन करके भारत भेज रहा था। उसको रावलपिंडी में बिल्कुल करीब से फायरिंग करके कुछ लोगों ने मार दिया। ये जिन लोगों ने भी किया है उसको सलाम है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस साल 151 भारतीयों को नेशनलिटी दी है। पिछले 5 सालों में 151 भारतीयों को नेशनलिटी दी है। और पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के शेयर हैं ना, वो बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि आप लोग कहते हो कि देखो कोई भारतीय पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं लेना चाह रहा। तो ये देखें, 214 टोटल नेशनलिटियाँ दी गई हैं फॉरेनर्स को पाकिस्तान में, जिसमें 159 इंडियन थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कोई मुसलमान तो नहीं होगा, कोई अपनी मर्जी से अपने हालात ठीक करने तो नहीं गया होगा। ये वही लोग हैं जो करतारपुर साहब के ज़रिए जाते हैं यात्रा के लिए और उसमें से 2-4 वहाँ पे टिक जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी के मेहमान बन जाते हैं। इसी तरह यहाँ से जो रिक्रूटमेंट के लिए लोग लेके जाए जाते हैं, उनको फिर पाकिस्तान नेशनलिटी देता है। दाऊद इब्राहिम के पास कौन सा पासपोर्ट है भाई? पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना। ऐसे भारत के जो एंटी इंडिया एलिमेंट जो कि भारत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, खालिस्तानी और दूसरे, वो लोगों को नेशनलिटी दी जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं थोड़े से कि एक मिसाल है कि बंटवारे में कुछ फैमिलीज स्प्लिट हो गई थी, आधे उधर रह गए थे, आधे इधर। तो वो क्या करते हैं कि एक भाई भारत में रह रहा है, एक भाई पाकिस्तान में। अब एक भाई ने अपनी बेटी की शादी कर दी पाकिस्तान में, जो इंडिया में रह गया है, वो अपनी बेटी की पाकिस्तान में अपने भाई के बेटे से कर दी, कज़न से। अब वो लड़की पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान रह रही है, 10-12 साल से वहाँ रह रही है, बच्चे हो गए। ऐसे लोगों को नेशनलिटी मिली है। अपनी खुशी से एक आदमी भी भारत से पाकिस्तान नेशनलिटी लेने नहीं गया। तो ये इसी टाइप के लोग हैं कि जिनके बारे में ये हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी इंडियनों ने ली है। तो ये टेररिस्ट हैं या फिर ये है कि ये इस तरह के हैं, वरना ज़्यादातर इसमें से वही हैं जो भारत के ख़िलाफ़ टेररिज्म करने के लिए, भारत में आतंक मचाने के लिए पाकिस्तान में रह रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ख़बरें मेरे पास और भी बहुत सारी हैं। मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि ये TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ISI के फैज़ हमीद का एक और शाहकार, उसने ऐलान किया है, साद रिजवी जो इनका गुरु है, उसने ऐलान किया है कि मंडे 27 फरवरी पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगी और पूरे पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन अपना कारोबार बंद रखेंगे और
टोटल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन और उसने कहा कि पीओके में भी ये हड़ताल होगी। लेकिन चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि यह हड़ताल टीएलपी ने इसलिए की है कि महंगाई है, महंगाई के खिलाफ ये स्ट्राइक की है। तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई की वजह से है, लेकिन ऑलरेडी मामला ख़राब है। हम छोटे कारोबार तबाह हो रहे हैं, रोज़ की नौकरी करने वाले तबाह हो रहे हैं। ऐसे में स्ट्राइक करके मार्केटें बंद करा के आप खिदमत नहीं, इन आम आदमियों पे जुल्म कर रहे हैं। तो हम इस स्ट्राइक में शामिल नहीं हो सकते और हम कह रहे हैं कि हम मार्केटें बंद नहीं रखेंगे। लेकिन टीएलपी ने कह दिया है, और टीएलपी के जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो कराची में बहुत हैं, वो पंजाब में भरे पड़े हैं। तो पंजाब और कराची में कल एक टाकरा होगा और मस्त टाकरा होगा, जिससे कि ये एक स्ट्राइक को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। और आखिर में अज़ीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि पुलवामा हुआ था। पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स की थी और उसमें ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया था, और उसमें फिर एक जहाज़ भारत का वहाँ पे गिर गया, जिससे अभिनंदन नामी पायलट गिरफ्तार हुआ था। उसको उन्होंने टॉर्चर किया, बहुत मारा, उसको कैद में ले जाके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात करता रहा कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ। आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मुझे हासिल है जिनीवा कन्वेंशन के तहत, आप मेरी एम्बेसी से मेरा रब्ता कराएं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। उसको पूछा आपको हमने चाय पिलाई कैसी थी, उसने कहा टी वॉज फंटेस्टिक। ठीक है, जिसको लेके आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो ड्रामेबाज सोशल मीडिया पे हैं इसको बहुत उछालते हैं। पाकिस्तान के उस वक्त के स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा इंटरव्यू में कि जनरल बाजवा की टांगें काँप रही थीं, पसीने छूट रहे थे, और वो आया कमरे में और उसने कहा कि फ़ौरन अभिनंदन को छोड़ दो, वरना मोदी ने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया है पाकिस्तान पे हमले के लिए। अगर इसको फ़ौरन नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। और ये बात उस वक्त के नेशनल असेंबली के स्पीकर की है, जो ये कह रहे हैं ना हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया। आपके जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी उस वक्त, पसीने छूटे हुए थे। और वो बजट जो हमसे 75 साल से लेके आपकी आर्मी जो खा रही है ना कि हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे और भारत से 1000 साल की जंग लड़ेंगे, वो इस बात से डर गए कि मोदी ने हमला कर देना है। क्योंकि इनको पता था कि मोदी ने अगर हमला कर देना है ना तो पाकिस्तान तो गया। इन लोगों में लड़ने भड़ने की तो ताकत है नहीं, क्योंकि ये तो बिलियनर हैं, इनके तो बिजनेसेस सेट हैं। ये तो यही कोशिश करते हैं कि जिस तरह बगैर जंग के हमारा सर्विस पूरी हो जाए, हम अपने बच्चों के पास आराम से अय्याशी की लाइफ गुजारने चले जाएं। तो ये आपको याद दिलाना थी एक बात। और अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग